नमस्कार। मनी मंत्रा के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश के अलग अलग विकल्पों की। निवेश करने से लोग अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल कर सकते हैं। फाइनेंशियल गोल जैसे कि रिटायरमेंट के लिए फ़ंड की बात हो, बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए फ़ंड की बात हो, बच्चों की शादी के लिए फ़ंड की बात हो, घर और कार जैसी बड़ी ख़रीदारी के लिए पूंजी इकट्ठा करने की बात हो। ऐसे में अगर आप किसी भी तरह के निवेश का प्लान बना रहे हैं तो कुछ आज हम निवेश के ऐसे ही कुछ अलग अलग विकल्पों के बारे में चर्चा करेंगे इस खास कार्यक्रम में। आप अपने रिस्क के हिसाब से इनमें निवेश कर सकते हैं और रिटर्न भी कमा सकते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं फिरोज़ अजीज़ जी, जो कि डेप्यूटी सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के। अजीज़ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। और अजय जी, शुरुआत इसी से, जैसा कि हमने कहा कि जो लोग निवेश करना चाहते हैं आज की तारीख में, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं, गाँव के जो ग्रामीण इलाके के लोग हैं, अब उनमें भी कुछ कुछ पैसे वो बचत करना सीख गए हैं। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि उनके पास एक तो जानकारी नहीं होती है, और जानकारी होती भी है तो वो समझ नहीं पाते हैं किस तरह से इसमें निवेश किया जाए। तो आपसे हम जानना चाहेंगे फिरोज जी कि किस तरह से जो आम निवेशक हैं उनके पास आज की तारीख में वो कौन कौन से निवेश के ऑप्शंस हैं जिनमें कि वो आसानी से और सुरक्षित तरीके से निवेश कर सकते हैं। शुरुआत अगर मैं चाहूँ तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप करना चाहें तो। असीम जी नमस्कार। जैसे आपने कहा कि लास्ट 10 सालों में सेबी ने बहुत एजुकेशन का मुहिम उठाया है, तो उसकी वजह से जो जागरूकता फैली है और देश भर में एक क्यूरियोसिटी जागी है, उससे बहुत सारे टियर 2 टियर 3 टियर 4 सिटीज से भी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। जैसे एसबीआई के म्यूचुअल फंड वाले जब एनएफओ करते हैं तो 95% पिन कोड देश के उनसे वहां से एप्लीकेशन आते हैं। आपने भी बड़ी प्रचार की है, तो आज जाके म्यूचुअल फंड जैसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो ट्रांसपेरेंट है और लोगों के पैसे सुरक्षित रख सकता है और फंड मैनेजर मैनेज करता है, उसमें काफी एक पेनिट्रेशन इंडिया का देखने को मिला है। पॉइंट 1, और उसका बड़ा श्रेय दूरदर्शन को जरूर जाता है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के बड़े सारे विकल्प हैं। देश में इंडियन की जो मेंटालिटी है कि वो अपनी चादर के हिसाब से ही फैलाए, तो लोग बचत तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, उसका निवेश ठीक से शायद कर पाते हो या ना कर पाते हो, इक्विटी में इन्वेस्ट कर पाते हो कि ना कर पाते हो। आपने भी सही कहा कि लोगों को पता नहीं होता है क्योंकि वो कहीं गांव में होते हैं, कहीं टियर 3 सिटीज तक काफी बार एजुकेशन पहुंच नहीं पाता है। पॉइंट 3, कहां इन्वेस्ट करना है? मेरे हिसाब से पहले तो मैं एसेट क्लास की बात करूंगा। इंडिया में डेट की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो काफी ज्यादा है। अगर हमने इंडिया की तुलना की, इंडिया में अगर फाइनेंशियल एसेट्स की बात करें तो 70-75% डेट में ही है। तो इक्विटी की बहुत जरूरत है इंडियन इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में। तो इक्विटी एंड डेट दोनों में इन्वेस्ट करें। और उसके बाद कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करूं मैं? स्मॉल सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम यूज करूं, एफडीआई यूज करूं, आरडी यूज करूं, या इक्विटी को डायरेक्टली शेयर खरीद लूं? मेरे हिसाब से तीसरी पॉइंट ये कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा रेगुलेशन भी है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स, डेट फंड एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड दोनों एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट है एक पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। डेट इंस्ट्रूमेंट में अगर मैं अजय जी आपसे जानना चाहूँ कि जो लोग डेट इंस्ट्रूमेंट को लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, किस तरह से वो कहाँ जा सकते हैं और वो इस सारे प्रोसेस को वो कर सकते हैं? असीम जी, देखिए, डेट में जो टैक्स की बेनिफिट थी वो चली गई लास्ट बजट में। तो डेट के लिए अगर सिंपल भी रखें, जो इंस्ट्रूमेंट इंडिया बहुत अच्छी तरह से बेहतरीन तरीके से जानता है वो है एफडी और आरडी। ये दोनों ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप कर रहे हैं तो। म्यूचुअल फंड में जो जिसकी भी टैक्स की जो लायबिलिटी है वो ज्यादा है, तो वो डेट फंड आज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट में अगर आपको खरीदना है तो एक टारगेट मैच्योरिटी फंड आते हैं, उसमें जरूर डालें। तो अगर आप दर्शक हैं तो एक लिख लें, टारगेट मैच्योरिटी फंड को गूगल करें, आज सब आपके फोन पे अवेलेबल है। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड में डालना है। ऑनलाइन जाके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके आधार पे आप इंटरनेट से ही एक क्लिक करके, जैसे आप टिकटें खरीदते हैं ट्रेनों की, प्लेनों की, या कोई भी टिकटें खरीदते हैं पिक्चरों की, वैसे ही आप म्यूचुअल फंड भी ऑनलाइन जाके खरीद सकते हैं। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, आज बहुत सारे फिनटेक फर्म्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज की जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है, उसको आप ऑनलाइन ले सकते हैं, या फिर आपके गांव में या शहर में
म्यूचुअल फंड की कंपनियों की ऑफिसें हो, उसको आप गूगल करके एसबीआई जैसी, आईसीआईसीआई, टॉप एएमसीज है, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, इन तीनों के शायद आपके आसपास एक ब्रांच हो, वहां जाके आप निवेश जरूर करें। लेकिन अजीज जी, मेरा सवाल ये कि चूंकि हमने कहा कि इस प्रोग्राम को गांव-गांव के लोग देखते हैं, ऐसे में जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, क्या उनके लिए क्या सुझाव होगा कि वो डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करें तो रिस्क उनमें बहुत कम होता है और सुरक्षित निवेश होता है? असीम जी, देखिए, रिस्क एक पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेट बड़ा सेफ इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सहमत हूं मैं आपसे। उसके बाद अगर आप सेफ्टी को ज्यादा महत्वपूर्णता देते हैं और रिटर्न को इतनी नहीं देते, तो फिर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जरूर खरीद सकते हैं, जिसमें 8 साल में आपने पैसे लगा दिए, तो गोल्ड की रिटर्न से आप जुड़ गए। गोल्ड तो हम देश भर में देख रहे हैं कि इंडिया लास्ट 30 सालों से वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड रहा है। तो डेट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदें, ठीक है। उसमें रिस्क, जैसे असीम सी कह रहे हैं आप, बहुत कम है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। ठीक ये है। तो अजीज जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजीव कुमार रंजन जी हैं, जो कि बिहार के पूर्णिया से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी। हाँ, मैं मनी मंत्रा को भी देख रहा था जी। मेरा सवाल ये है कि मैं बेसिक बात भी नहीं जानता कि शेयर मार्केट में या कैसे कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। ठीक है। जैसे मेरे पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है, मैं डीमेट अकाउंट ही ऐसे ही मनी मंत्र वगैरह देख के मैंने कोशिश किया कि डीमेट अकाउंट के बारे में जानूं। ठीक है। बस मुझे जानकारी है। ठीक है। बेसिक इन्वेस्टमेंट जो है 1,00,000, 1,50,000 या 2,00,000 रुपया जो है, कैसे इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ से मैं एबीसीडी की बात जानकर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये बात इस तरह से बताएं कि मुझे जानकारी हो जाए। ठीक है। बहुत बहुत अच्छा सवाल राजीव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस प्रोग्राम को आप देखते रहते हैं। अजीज जी, जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि इस प्रोग्राम को बहुत से लोग दूर सुदूर इलाके के लोग देखते हैं, और इन्होंने कहा कि हमें एबीसीडी भी इस प्रोग्राम को देखने के जरिए प्राप्त हुआ, हासिल हुआ है। अगर कोई व्यक्ति 1,00,000, 1,50,000 या उससे भी कम भी निवेश करना चाहता है, वो बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानता, डीमैट अकाउंट नहीं जानता है, वो क्या होता है, कहाँ से वो खुलवा सकते हैं, शेयर मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही बुनियादी जानकारी हमारे दर्शकों को दें कि वो किस तरह से, अगर वो 1,500 रुपये भी निवेश करना चाहे तो कैसे और किस तरह से किया जा सकता है। यस, बहुत अच्छा प्रश्न है असीम जी। जैसे आपने कहा, दूरदर्शन तो हमारे रगों रगों में है, बचपन से देखते आते हैं, तो ऑफ कोर्स इधर से जो जानकारी प्राप्त होती है लोगों को, उसमें विश्वास भी होता है, उस पर एक्ट करने का मन भी करता है। राजीव जी, थैंक्स, आपने सवाल भेजा। मेरे हिसाब से, जैसे आपने कहा कि हम सबकी शुरुआत ऐसी होती है एबीसीडी से, तो उसमें आपको करना क्या है कि आपको बड़ा सिंपल रखना है। मेरे हिसाब से आपको डायरेक्ट शेयर नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत आगे की बात होती है। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें। इक्विटी की इन्वेस्टमेंट, डेट की इन्वेस्टमेंट से भी आप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो मेरे 90% पैसे, 80% पैसे म्यूचुअल फंड से ही लगे हुए हैं। और मेरे हम बड़े क्लाइंटों को, जो 7-8 करोड़, 10 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं, उनको हम इन्वेस्टमेंट की एडवाइस देते हैं। उसमें भी मेरे क्लाइंटों में भी ज्यादातर पैसा म्यूचुअल फंड में होता है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट ये कहूंगा कि म्यूचुअल फंड को अपना पोर्टफोलियो का बुनियाद बनाए। सेकंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड से ही इक्विटी की निवेश करें। अजीज जी, मेरा सवाल ये है उन्हीं दर्शकों के लिए कि आपने कहा कि म्यूचुअल फंड में निवेश करें, किस तरह से जाएं, कौन से वेबसाइट को खोलें, कितने पैसे वहां पे करें, ये सारी चीज़ अगर बता सकें तो उन्हें, हमारे दर्शकों को आसानी होगी। परफेक्ट। आप जाएं, एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाएं, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाएं, और उसमें अगर आप बोलेंगे कि ये जो स्कीम्स मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, वो स्कीम के आधार पे आप अगर उधर क्लिक करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। उधर परचेज का ऑप्शन होगा, डायरेक्ट ऑप्शन खरीदना है आपको। तो एसबीआई में एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप एक स्कीम आप जरूर खरीद सकते हैं। आईसीआईसीआई में आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, ये 2 स्कीम आप इक्विटी की लिख लें। और तीसरी वाली एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप लिख लें। ये तीनों की वेबसाइटें हैं। वेबसाइट के अंदर जाके आपको ये देखना है कि ये 3 स्कीम नाम पे आपको फिल्टर करना है। फिर उसके बाद आपको इसमें डायरेक्ट ऑप्शन चूज करना है, क्योंकि इसमें आपका कोई एडवाइजर नहीं है, तो फीस ज्यादा नहीं देनी। डायरेक्ट ऑप्शन ग्रोथ, ये चूज करके आपको जितनी भी अमाउंट है वो डाल के, अगर अपनी यूपीआई के आधार पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप अपने घर में बैठ के भी, मोबाइल के जरिए भी कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप बैंक भी जा सकते हैं। बैंक के जो लोग हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। क्या आप इस बात को कह रहे हैं? यस, जैसे एसबीआई की ब्रांच आप देख लें, एसबीआई इंडिया की लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क भी है,
और म्यूचुअल फंड में भी वो सबसे बड़े हैं, और उनका जो इतने वो सबसे बड़े हैं, मतलब 8 लाख करोड़ मैनेज करते हैं, उससे भी अधिक। 8 लाख करोड़ मैनेज करने वाले के लिए कितनी अच्छी टीम लगी होगी। उनके जो सीआईओ हैं वो है आर श्रीनिवासन। वो बहुत सालों से इधर ही हैं, और उनकी जो क्षमता है पैसे मैनेज करने की बेहतरीन है, इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट है। तो आप एसबीआई की म्यूचुअल फंड की ब्रांच में, एसबीआई बैंक की ब्रांच में जाएंगे तो आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर पाएंगे एसबीआई के। अगर आपका पहला इन्वेस्टमेंट है या 2 स्कीम में डालना चाहते हैं तो एसबीआई तक ही सीमित रहे। अगर तीसरी चौथी चाहिए तो आपको आईसीआईसीआई। ठीक है अजय जी, हम आपके पास आएंगे और भी बहुत सारे सवाल है लोगों के, हम आएंगे, लेकिन उससे पहले कहेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो आपके पास वो कौन कौन से टूल्स हैं, आपके पास वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं जहां कि आप अपने छोटी से छोटी रकम को भी निवेश करना चाहते हैं, उससे अच्छी कमाई करना चाहते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अजीज़ जी हैं जो कि इन मामलों को बहुत ही करीबी से जानते हैं और समझते हैं। अजीज़ जी, ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि म्यूचुअल फंड की बात हुई, स्टॉक मार्केट की बात हुई, जैसा कि हमारे कॉलर भी कह रहे थे कि कुछ रिस्क तो अगर आप म्यूचुअल फंड में हैं तो वहाँ कम है, लेकिन जैसे ही आप स्टॉक मार्केट की तरफ जाते हैं वहाँ पे रिस्क है। और वैसे लोग जो इन चीज़ों को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वो अगर सीधे उसमें निवेश कर दें तो एक तो ये करना कितना उचित है और दूसरा कितना रिस्क है डायरेक्ट उसमें निवेश करने की। आसिम जी, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि डायरेक्ट, जैसे आप अगर 10वीं कक्षा में जाते हैं तो 7वीं पार करता है बच्चा, 8वीं, फिर 9वीं, फिर 10वीं। अगर सीधे 10वीं में जाएगा तो जरूर फेल होगा या फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। तो पॉइंट ये है कि कोई भी चीज एक कदम कदम से आगे बढ़नी चाहिए। आप सीधे ही अगर आप ड्राइविंग सीख रहे हैं तो आप अगर कार सीख रहे हैं, सीधे ट्रक चलाने थोड़ा ना लग जाएंगे। तो वैसे ही आपको इसका ये देखना है कि आपको ग्रेजुएट होना है, आगे बढ़ना है कदम कदम रख के। तो म्यूचुअल फंड आपके लिए पहला कदम होगा। तो डायरेक्ट इक्विटी करते हैं तो काफी नुकसान होने की संभावना होती है। ऐसे काफी सारे स्टॉक हैं, ये आपको भी जान के बड़ा गर्व होगा कि इंडिया में जो स्टॉक्स हैं, विदेश भर में, दुनिया भर में इतने नंबर ऑफ स्टॉक्स कहीं नहीं, इतनी वैरायटी है। एनएससी पे 2200 करीबन लिस्टेड स्टॉक हैं, बीएससी पे 3000 करीबन है। तो पॉइंट ये कह रहा हूं कि इंडिया में जो नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं वो सबसे ज्यादा है दुनिया भर में जी। तो पॉइंट ये है, सॉरी यासीन जी फॉर अ टेक्निकल ग्लिच। आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करेंगे तो 3000 कंपनियों में से चुनने की कौन से 10 हैं, वो ही एक बहुत बड़ा काम है। तो काफी सारे स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो 10, 50, 60, 70% भी गिर सकते हैं। म्यूचुअल फंड ऐसा कोई नहीं है। फिरोज जी हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जयपाली जी हैं जो कि गुरुग्राम से इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद हैं। जयपाली जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार। मेरा सवाल ये था कि ये जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आई हियर समथिंग लाइक SIP इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आल्सो। सो SIP और म्यूचुअल फंड्स में क्या फर्क है, और आप मुझे समझाएं कि मैं किस में जाऊं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल मैम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिरोज भाई अगर आप बता सकें। यस, नमस्कार, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। SIP और म्यूचुअल फंड, SIP एक जरिया है, एक तरीका है म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने। म्यूचुअल फंड का मतलब यह है कि सब लोग म्यूचुअल मतलब इकट्ठा हो, सब लोग इकट्ठा होके अपने पैसे इकट्ठे करके एक बंदे को दे दें कि भाई आप मैनेज कीजिए, आपके पास तो 24 घंटे यही काम है, हमारे पास दूसरा काम है, तो उसको कहते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के 2 तरकीबें, एक तो सीधे एक मुश्त पैसे डाल दो, आपके पास 20,000 रुपए पड़े हो, एक साथ डाल दो, उसको कहते हैं लमसम इन्वेस्टमेंट, लमसम इन्वेस्टमेंट। दूसरा, आपके पास महीने के 1000 रुपए की किस्तें डालने की क्षमता है, तो आप महीने के अगर 1000 रुपए डालते हैं किस्तों में डालने को SIP कहते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने के प्लान को बोलते हैं SIP। वो भी म्यूचुअल फंड के अंदर ही पैसा लगता है। अगर आप एक साथ एक मुश्त 25,000 रुपए, 20,000 रुपए डाल दें, वो भी म्यूचुअल फंड के अंदर ही लगता है। ये 2 अलग तरीके हैं, पैसा जाता म्यूचुअल फंड के अंदर ही। SIP आपके फ्यूचर इनकम के लिए है, लमसम आपके ऑलरेडी पैसे जो कमा चुके हैं उसके लिए। SIP बहुत अच्छा इसीलिए है
जैसे इंडिया में 17,000 करोड़ करीबन हर महीने आप और मेरे जैसे इंडियन इन्वेस्ट करते हैं। 17,000 करोड़ महीने दर महीने, तो छोटे छोटे 1,000 2 हजार रुपए भारतीयों के मिल के 17,000 करोड़ हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 93 में प्राइवेटाइज हुई थी, 1964 में चालू हुई थी। 50 साल की हिस्ट्री है। ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगी जहां पे इतनी अच्छी ट्रांसपेरेंट हिस्ट्री, रोज एनएवी रिपोर्ट होने वाली एक निवेशक के पास मौजूद हो। लोग मैं देखता हूं कि छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट चिट फंडों में कर देते हैं, कोई रेगुलेशन इतनी ज्यादा नहीं होती, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक्स में पैसे डाल देते हैं। म्यूचुअल फंड एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म है। सो एसआईपी, जैसे आपने सही सुना है, बहुत अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करने। अजी, ये भी आजकल एक आया है कि जो आजकल ये तो बहुत पुराना है कि सोने चांदी में भी लोग निवेश कर रहे हैं। अब तो सरकार इसी को देखते हुए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी लेकर आई है। इसके बारे में अगर आप बता सकें किस तरह से ये निवेश और कितना फायदेमंद है इसमें निवेश करना। ये बहुत फायदेमंद है असीम जी। देखिए, आपके घर में या मेरे घर में अगर गोल्ड पड़ा हो, बार पड़े हो, कॉइन पड़े हो, उन सबको आप बेच बाच के तब्दील कर सकते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। सॉवरेन का मतलब गवर्नमेंट की गारंटी, इंडिया के गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका वर्ड का मतलब है सॉवरेन। तो पॉइंट 1 तो ये तो बेहतरीन हो गया। गोल्ड से तो हमें प्रेम है ही है एज अ देश। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, बॉन्ड मतलब वादा, गवर्नमेंट का गोल्ड के आधार पे आपकी रिटर्न का वादे को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कहते हैं। इसमें फायदा ये है कि आपको गोल्ड सेव स्टोर नहीं करना पड़ता, ना तो जीएसटी लगती है, ना तो आपको बेचते वक्त टैक्स लगता है। अगर आप पूरी अवधि के लिए होल्ड करेंगे तो टैक्स भी नहीं लगेगा। ये तीसरा फायदा। चौथा, आपको साल दर साल 2.5% का ब्याज मिलता है। जैसे आप घर किराए पे लगाते हैं तो 2.5% का किराया आता है अंदाजन इंडिया में, वैसे ही गोल्ड पे आपको किराया मिलने लग जाए। इससे बेहतरीन बात क्या होगी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको दे रही है, तो आपको ये भी चिंतित होने की जरूरत नहीं कि कोई पैसा लेके भाग जाएगा, मेरा गोल्ड लेके भाग जाएगा, चोरी चकारी का डर नहीं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है, इससे बेहतरीन विकल्प नहीं है। गोल्ड आपके पास जो तिजोरियों में पड़ा हुआ है उसको तब्दील करें, भले 1 ग्राम हो, 1 ग्राम भी इंसान डाल सके। ऐसे में जो लोग फिजिकल गोल्ड भी खरीदना चाह रहे हैं, क्या ये भी ऑप्शन है कि वो फिजिकल गोल्ड भी खरीदें, उसमें भी निवेश करें, और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी खरीदें, उसमें भी निवेश करें? देखिए, फिजिकल गोल्ड अगर आप ज्वेलरी के फॉर्म में खरीद रहे हैं तो उसका तो आपका कोई यूटिलिटी है, आप इसीलिए खरीद रहे हैं ताकि वो पहन पाए। फिर वो तो बहुत अच्छा प्रयोग है पैसे का, उसमें मेकिंग चार्ज जरूर लगता है, बट मेकिंग चार्ज वर्थ है। अब मैं कमा क्यों रहा हूं, कमा के अगर एक ऑर्नामेंट पहन सकता हूं तो बढ़िया है। मेकिंग चार्ज ऑफ कोर्स 8-10% लगता है। लिस्टेड कंपनीज हैं काफी सारी, गोल्ड ज्वेलर्स, उनकी अगर आप फिरोज जी, हमारे साथ एक और कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रूपेंद्र वर्मा जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। रूपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर। रूपेंद्र जी आपसे मेरा सवाल था म्यूचुअल फंड से संबंधित। जी पूछिए। सर, मेरा आवाज आ रहा है? जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं सर। सर, मेरा सवाल था म्यूचुअल फंड से संबंधित कि रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान में क्या अंतर होता है? ठीक है, फिरोज भाई अगर आप बता सकें। यस, अगर आप देखें का क्या बेनिफिट होता है? जी, आपका सवाल हम समझ गए। जी बताइए सर। भूपेंद्र जी, डायरेक्ट प्लान जैसे नाम दर्शाता है, डायरेक्ट का मतलब सीधे चले जाना, रेगुलर मतलब कोई बीच में ब्रोकर हो या इंटरमीडियरी हो या डिस्ट्रीब्यूटर, जो कहना चाहे। देखिए, अगर आपने असीम जी का मनी मैटर्स देख के स्कीम का निर्णय कर ही लिया है तो आपको सिर्फ डायरेक्ट ही खरीदना है, क्योंकि अगर आप दूरदर्शन देख के स्कीम का चुनाव करेंगे तो वो निष्पक्षता से, कमीशन के आधार पे तो रेकमेंड होगा नहीं, क्योंकि कमीशन किसी को मिल नहीं रही है। तो आपको खरीदना है डायरेक्ट ऑप्शन ही। अगर आपके कोई इंटरमीडियरी हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो मेहनत करके आपके लिए चुनाव कर रहे हैं, तो उनको पैसे आपको देने जरूर चाहिए। तो अगर उनको कमीशन देनी है तो रेगुलर जाएं, अगर आपने स्कीमें का निर्णय कर ही लिया है तो डायरेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट में कॉस्ट कम होती है, क्योंकि जो बीच वाला डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसकी कमीशनें कट के आपको उसको रियायत या डिस्काउंट मिल जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि उनको अपने सवाल का आंसर मिल गया होगा। फिरोज जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे, आप बने रहिए। वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस विषय पर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ फिरोज अजीज जी हैं, जो कि डिप्यूटी सीईओ हैं आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के। फिरोज जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। और सर, ऑप्शन से अगर बात करूं तो कमोडिटी एक्सचेंज में भी लोग उसमें निवेश करते हैं, कमोडिटी निवेश में, उस पर आपकी प्रतिक्रिया, और साथ ही साथ रियल एस्टेट जो कहते हैं कि सबसे फायदेमंद है, ऑल टाइम ग्रीन इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, इन दोनों पे आपकी प्रतिक्रिया? कमोडिटीज को तो आप अगर आप इन्वेस्टमेंट में 15 साल नहीं काट चुके हैं, स्टॉक मार्केट में 15 साल से नहीं है, तो कमोडिटी तो बिल्कुल आपको हाथ भी नहीं लगानी है। हार्ड कमोडिटीज, गोल्ड सिल्वर की बात नहीं कर रहा हूं, उसकी फिर भी एक इंसान को परख होती है। बाजारों में देखते हैं निकल, कॉपर, ये सब खरीदना बेचना, उनकी जो उतार चढ़ाव होती है वो स्टॉक मार्केट के स्टॉकों से भी दुगनी होती है। तो कमोडिटीज आपके लिए मैं कहता हूं कि एक ग्रेजुएशन की तरह हो गया, ये दो तीन चार चौथी कक्षा पार करके। तो कमोडिटीज बिल्कुल ना देखें, मेरी ये विनती है। और मेरे पोर्टफोलियो में एक भी कमोडिटी नहीं है और पोर्टफोलियो की अच्छी रिटर्न है 10-15 सालों से। तो कमोडिटी के बगैर अगर मैं जी सकता हूं, तो शायद आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल जिए, और आप कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। रियल एस्टेट इंडिया में अगर हम पर एनम रिटर्न के आधार पर कंप्यूट करें तो रियल एस्टेट ने एफडीओ से अच्छी रिटर्न दी है, बट इक्विटी से कम रिटर्न दी है। इक्विटी में प्रॉब्लम यह है कि लोग खरीदना बेचना बड़ा उत्सुक होते हैं। रियल एस्टेट खरीदता है तो इंसान 10 साल के लिए नहीं बेचता है। अगर कोई भी इक्विटी खरीद के भी वही बर्ताव करे कि 10 साल नहीं बेचना है, तो इक्विटी बेहतर करता है, रियल एस्टेट थोड़ा कम करता है। एफडी से तो बेहतर करता ही करता है रियल एस्टेट। फिरोज जी, आखिर में एक दो सवाल ये कि जो लोग, हमने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, उन तक फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है। हालांकि धीरे धीरे इस तरह के प्रोग्राम्स जैसे कि दूरदर्शन कर रहा है, उससे वो लिटरेट हो रहे हैं। आपकी नज़र में निवेश करने से पहले फाइनेंशियली उन्हें किस तरह का लिटरेट, शिक्षित होना ज़रूरी है? मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड की इन्वेस्ट करने के लिए आपको इतनी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। अच्छी इक्विटी स्कीम जिससे 20 साल 25 साल हो चुके हैं, उसमें अगर आप 500,000 रुपए से डालेंगे पैसे, तो बेहतरीन हो जाएगा। देखिए, अगर आप स्विमिंग सीखना चाहते हैं तो पहले पैरों को तो गीला करेंगे, पूल के अंदर पैर डालेंगे। तो एसआईपी से 500,000 से तो शुरू कर ही दीजिए, और उसमें इतना चिंतित भी होने की जरूरत नहीं, ना तो सोचने की। बट एक चीज जरूर याद रखिएगा, अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो 6 महीने में प्रदर्शन नहीं आएगा, 2 साल में भी प्रदर्शन नहीं आएगा। अगर आप 10 साल के लिए हर महीने 1000 रुपए डालेंगे, तो फिर उसके बाद अगर आप 10 साल बाद देखेंगे, तब जाके उसका फ्रूट मिलेगा। कोई भी पौधा आज मैं सीड डाल दूं, देखो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी सारे हमारे भाई बंधु एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें बीज बोने से 6 महीने बाद फसल काटते हैं, 8 महीने बाद काटते हैं, बट कल काटने आ गए तो शायद वो जो आप सोच रहे हैं वो होगा नहीं। तो म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कंसिस्टमेटिकली तो शुरू कर दें, सोचते रह जाएंगे, वरना 500 रुपए से तो शुरू कर ही दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, हम इसके लिए आपसे अनुरोध करेंगे फिरोज भाई, आप बने रहिए। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर से लौटते हैं। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और हमारे साथ खास मेहमान फिरोज अजीज जी जुड़े हुए हैं, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ लिमिटेड के। फिरोज भाई, एक लास्ट में, आखिर में, कि मैंने ये सवाल पूछा था, उसके पीछे कारण ये था कि आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, निवेश के नाम पे बहुत से लोगों को ठगी की जा रही है। इसलिए मैंने कहा था कि किस तरह से फाइनेंशियल लिटरेट होना ज़रूरी है, और अगर इस तरह के फ़ोन कॉल्स आते हैं तो उनसे कैसे बचें। पहले तो एक नियम बना लें, बहुत फ्रॉड होंगे क्योंकि डिजिटल दुनिया है। आज तो कुछ भी नहीं, 10 साल बाद अगर हम देखेंगे तो आपकी जो पैसे आपने बहुत मेहनत से कमाए हैं उसके पीछे बहुत सारे लोग पड़ेंगे। तो कभी भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आगे से फोन आए तो आप मना ही करें। अगर आपको करनी हो, आज हमारे पास करोड़ों इंटरनेट कनेक्शन है फोन के माध्यम से। स्मार्टफोन की मात्रा ग्लोबल इंडिया में सबसे ज्यादा हो गई है ऑलमोस्ट। तो मेरा ये मानना है कभी भी आगे से फोन आए तो आपको मना ही करना। ठीक, अगर आपको करना है तो आप गूगल तो कर ही सकते हैं। ठीक है फिरोज भाई, हमारे टीम की तरफ से एक सवाल है आपके लिए कि जो लोग इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं उसके लिए कोई जानकारी आप दें। देखिए, इक्विटी में निवेश करने के लिए पहला कदम होगा लार्ज कैप, फिर सेकंड होगा मिड कैप, तीसरा होगा स्मॉल कैप। इक्विटी स्कीम 16 किस्म की हैं।
देखो 385 स्कीमें हैं जिसमें फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करता है। 385 तो कोई इंसान खरीद नहीं सकता। आपको देखना है कि किसको इग्नोर करना है, क्या नहीं करना है, वो अगर समझ जाए इंसान तो बड़ी सिंपल हो जाती है इन्वेस्टमेंट जर्नी। लार्ज कैप का एक स्कीम ले लें, मिड कैप का एक ले लें, स्मॉल कैप का एक ले लें। अब उसके बाद भी पैसे बचे हो तो दूसरी स्कीमों की कैटेगरी में जाएं। ये मेरा सबसे बड़ा मानना है कि जब तक कि आपको ये पता नहीं लगेगा क्या नहीं करना है, तब तक ये इन्वेस्टिंग वर्ल्ड सिंपल नहीं हो पाई। चलिए फिरोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में आपने हमारे दर्शकों को समझाने की कोशिश की। हमारे साथ जुड़े, आप अपना समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही आज के मनी मंत्रा के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।